अब तो एमसीक्यू है, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर एक चीज़ तुम्हारे अंदर है तो तुम आई हैव टू। हाँ चलो गाइस, दिस इज गौसिन, आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ फंड मिलता है। हाँ तो आज वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, आज वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले होंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले होंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले होंगे कि हमारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनका रिवीजन कैसे किया जाए, उनके बारे में प्रिपरेशंस की कैसे करी जाए। अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है तो क्या हमारा समय जा चुका है, क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करने वाले, पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर तुम ये वीडियो देखते हो, इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हो, तो तुम भले यहाँ पे हो और चाहे यहाँ पे हो, इन दोनों पे तुम यहाँ पे आ जाओगे। भले तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे, इन दोनों में से तुम इस पे आ जाओगे। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो आज की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले डाउट आता है कि भैया, यहाँ पे सबसे पहला डाउट आता है हमारा कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। ठीक है, अभी भी बहुत लोगों के मन में डाउट है, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एग्ज़ाम जो होंगे वो तुम्हारे एमसीक्यू होंगे। देखो हाँ, ये भी कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारे सितंबर में होने वाले, अक्टूबर में होने वाले, वो तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम होंगे जो कि एमसीक्यू नहीं होंगे, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। एमसीक्यू हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोर्ड की तरफ से नहीं आएगा। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो तुम्हारा टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, मीन जो ऑफिशियल बोर्ड ने कहा है, वो तुम्हारा होगा नवंबर में, और जो कि तुम्हारा फुल्ली 40 मार्क्स का होगा या 35 मार्क्स का होगा और फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसकी ये डर मत करो। ठीक है, डरो मत, ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हारा जो टर्म 1 है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, नहीं, बिल्कुल पूरा वो हो जाएगा हमारा एमसीक्यू। ठीक है, फिर हमारा आता है कि प्रिपरेशन। ठीक है, फिर आती है प्रिपरेशन कैसे करें और कब से स्टार्ट करें। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है तो तुम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तुम अभी भी, तुम्हारे पास समय है, तुम यहाँ से यहाँ आ सकते हो। ठीक है, तो हमें उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, कब से स्टार्ट करनी है, ये भी हमें बता दो। ठीक है, कब से स्टार्ट करें। ठीक है, कब से स्टार्ट करें, तुम आज ही से स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं बचा है, अब तुम्हारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 2 मंथ्स हमारे पास एकदम एग्जैक्ट बच रहे हैं। नवंबर में तो हमारा पेपर ही होने वाला है, जो कि कभी भी हो सकता है। नवंबर में 1 नवंबर से हो जाए या 10 नवंबर से हो जाए या 15 से हो जाए या लास्ट में। ठीक है, उसका कोई हम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी डेट चीज़ अभी आई नहीं है। अब बात करते हैं एमसीक्यू एग्जाम कैसे होने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमने देखा होगा, कल मैंने एक नोटिस डाल दी थी कि ठीक है, जो तुम्हारे सैम्पल पेपर हैं क्लास 10 एंड 12 के, ठीक है, सैम्पल पेपर जो हैं क्लास 10 के एंड 12th के बोथ रिलीज़ कर दिए हैं सीबीएसई ने। ठीक है, जाके तुम देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। मेरी जो वीडियो उसकी लिंक, उसकी जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगी तुमको, वहाँ से भी ईजिली दे सकते हो तुम। ठीक है, वहाँ से ईजिली देख लेना। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा। अब यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा तुम्हारा पेपर होने वाला है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारे सेक्शन 3 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा और एक सेक्शन सी होगा। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा उसमें तुम्हारे होंगे 24 क्वेश्चन, जिसमें कि तुम्हें करने होंगे 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी होगा 24 क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें करने होंगे 20 क्वेश्चन। और सेक्शन सी होगा सेक्शन सी होगा तुम्हारा 12 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें करने होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि तुम्हें करने होंगे 10 क्वेश्चन। मीन्स यहाँ पे हमें चॉइस दे रखी है, 24 में से 20 करने हैं, 24 में से 20 करने हैं और इसमें हमें 12 में से 10 करने हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तुम्हारे 3 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 24 होंगे और सेक्शन सी में तुम्हारा 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी बात कर ली कि वहाँ सैम्पल पेपर हो गया है। ठीक है, एग्जाम्स कब से होंगे, कैसे होंगे, मैंने तुम्हें बता दिया। प्रिपरेशन कब से करनी वो मैं अभी बताने चाह रहा हूँ, कब से स्टार्ट करें वो भी बताने जा रहा हूँ, वो अभी से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमने पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में कि कैसे हमें इसके प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, क्या आखिर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या प्रिपरेशन टिप्स हैं जो हमें अपनानी है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है आई हैव टू, आई वांट टू। अब इसका मतलब क्या है, आई हैव टू इज कन्वर्टेड टू आई वांट टू। तो आई हैव टू से लेके आई वांट टू का सफ़र जो होता है
वो सिर्फ एक चीज़ पे बेस होता है और जो कि तुम्हारा चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें लगता है टाइम, और इसमें अब टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज़ तुम्हारे अंदर है तो तुम आई हैव टू से आई वांट टू पे तुम्हारा जो सफ़र है वो तुरंत एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आई हैव टू को हटाना है, आई वांट टू को अप्लाई करना है। अब ये आई हैव टू आई वांट टू है क्या भैया, ये तो बताओ, तब से आप बोले जा रहे हो। तो देखो जैसे कि तुम क्या करते हो, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू प्ले। ठीक है, यहाँ पे तुम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाते हो आई वांट टू प्ले, लेकिन कभी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आता आई वांट टू स्टडी। ठीक है, आई हैव टू स्टडी से लेके आई वांट टू स्टडी मीन्स यहाँ से तुम्हें कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट होता है जो कि तुम्हारा होता है, जो कि तुम्हारा होता है इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो तुम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो बहुत ही ईजिली, तुरंत आ जाओगे, लेकिन मेन चीज़ इसी को डेवलप करना होता है। और ये डेवलप कब होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं या रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो तुम आई हैव से आई वांट टू पे तुरंत कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन मेन हमारा होता है प्रिपरेशन और रिवीजन। ठीक है, कि अगर तुम्हारे यहाँ इंटरेस्ट है तब तुम तुरंत स्टडी करने बैठ जाओगे, तुमको इंटरेस्ट है प्ले में इसलिए तुम आई वांट। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट की वजह से तुम्हारा ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही इंटरेस्ट अगर तुम यहाँ पे लाओ तो ये भी होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आती है वो है तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, प्रिपरेशन और रिवीजन। अब बचे हैं हमारे 2 महीने। ठीक है, और 2 महीने में हमारे जो स्कूल के एग्ज़ाम है वो भी होने वाले हैं और टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में। ठीक है, तो हमको उसके हिसाब से कैसे चलना है। देखो जो तुम्हारा टर्म 1 वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, वो तुम्हारा होगा नवंबर में। बात करते हैं सितंबर वाले में। ठीक है, तो सितंबर वाला अगर हम देखें, ठीक है, या अक्टूबर वाला देखें, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, जो कि मैंने 2 मंथ की जो 2 मंथ की मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बना के रखी, वो भी तुम जाके देख सकते हो। और मेन स्ट्रेटजी जो वीडियो है वो भी तुम जाके देख सकते हो। और बाकी क्लास 10th का जो मटेरियल है उसकी वीडियोस भी तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें तुमको मिलने वाली हैं। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th वालों को लेनी है, ये सबके लिए है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। देखो ये एक ऐसा स्टडी प्लान है जो कि सबके ऊपर अप्लाई हो सकता है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर कर लेना। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, बात कर ली कि आई हैव टू आई वांट। हमको सबसे मेन चीज़ तो यही आती है। अगर ये चीज़ कर लिया तो बाकी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही होंगी अगर तुमने ये चीज़ कर लिया। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया तो आगे की चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आगे की जो मैंने स्ट्रेटजी बना के रखी हैं, जो मैंने बताने चाह रहा हूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर अगर तुमने ये चीज़ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी इसकी। ठीक है, कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, वो है हमारा NCERT। ठीक है, NCERT पढ़नी होती है, जो कि हम कहते हैं हार्ट एंड सोल। ठीक है, जो कि होता है हार्ट एंड सोल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं NCERT से। अगर तुम NCERT पढ़ रहे हो एकदम शिद्दत से, एकदम अच्छी तरीके से NCERT कर रहे हो, ठीक है, अगर एकदम अच्छे तरीके से इसको कर लिया तो तुम 80 to 90% ऐसे स्कोर कर सकते हो सिर्फ इसको करने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस साल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर इसको करोगे तो तुम 80 to 90% स्कोर कर लोगे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा होने वाला आता है वो तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस। अब तुम बोलोगे भैया राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से आने वाला है? MCQ एग्जाम। ठीक है, NCERT में क्या है, तुम्हारा थ्योरी है। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि MCQ एग्जाम में हमें थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है। उसमें तो MCQ नहीं है, क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे, ठीक है, तुक्का लगा देंगे। ठीक है, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं। यहाँ पर मेन चीज़ आती है, अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम MCQ बहुत ही ईजिली कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं क्लियर है तो इसमें भी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। और यहाँ पे MCQ ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव से, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है उसमें तुम आराम से आंसर लिख दोगे, तो अगर तुम्हें 5 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स में से या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ही चांसेस हैं। ठीक है, या तो सही आंसर करो या तो गलत आंसर करो। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे तुम्हें MCQ के लिए NCERT को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है वो है तुम्हारी नोट्स। ठीक है, अब तुम कहोगे यहाँ पे नोट्स बनाने की क्या जरूरत यहाँ पे।
ठीक है। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे नोट्स कैसे बनाने हैं टर्म 1 के लिए, MCQ के लिए, उसके लिए एक मैंने नई वीडियो बना के रखी है, ठीक है, वो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, आई बटन पर मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया कि MCQ के लिए नोट्स कैसे तुमको बनाने हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक नोट्स की, ठीक है, वो हर एग्जाम के लिए, वो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहे जिसके लिए, ठीक है। लेकिन जब हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम नोट मेकिंग भी चेंज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें और चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो है तुम्हारी क्वेश्चन बैंक। तीसरी चीज़ जो आती है वो है तुम्हारी क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक हमें कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक की, तो यहाँ से तुम सबसे पहले जो कि है वो तुम ओसवाल के कर सकते हो, ठीक है। ओसवाल की कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं जो मैंने किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस के हिसाब से। अगर वो करोगे तो अच्छा है, मीन्स उसके जो क्वेश्चन है, वैरायटी हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो कम क्वांटिटी में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जाके देख सकते हो, तुम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है दूसरी NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। अगर तुम ओसवाल नहीं परचेज़ करते हो, अगर तुम NCERT की ही लेना चाहते हो, तो तुम NCERT के एग्जाम्पलर है वो तुम ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। साइंस के लिए जैसे कि तुम्हारा एजुकेशन रीड हो गया, वो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें NCERT एग्जाम्पलर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके से तुम क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, ओसवाल हो गया, NCERT एग्जाम्पलर। इन केस अगर तुम ये दोनों ही नहीं परचेज़ कर पाते हो, तो तीसरा केस हमारे पास जो कि है वो भी रेडी है, जो मैंने तुम्हारे लिए 200+ फ्री MCQ जो इंट्रोड्यूस किए थे, उसको तुम जाके देख सकते हो, मेरी वेबसाइट पे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। 2000 से प्लस MCQ है, लेकिन वो सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। क्लास 9th वालों का भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर हो पाता है तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th वाले जितने देख रहे हैं उनके लिए जो 2000+ MCQ हैं, सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, ठीक है, सबका दे रखा है, वहाँ पर तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें, ये 3 चीज़ें जो कि हमें फॉलो करनी, पहला हो गया NCERT, दूसरा हो गया नोट्स, तीसरा होगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, चलो हमने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेन आखिरी में आता है रिवीजन, ठीक है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमको याद कैसे होगा, एग्जाम में कैसे होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ वो आती है। तो अगर हम रिवीजन की बात करें, ठीक है, रिवीजन की बात करें तो मैंने कि जैसे तुमको पहली वीडियो में बताया था, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाली वीडियो में, जो फॉरगेटिंग कर्व होता है, ठीक है, उसको तुम्हें कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व को कैसे ब्रेक करना है, कैसे तुमको ऊपर जाते रहना है, ठीक है। वो मैंने तुमको बताया था कि डे 1 को एक सब्जेक्ट को, तो जैसे कि डे 1 को तुमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 किया, अब डे 4 को तुमको फिर से मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करना है। डे 1 को तुमने प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। डे 2 को तुमको थोड़ा सा कम आया होगा, डे 3 को थोड़ा सा और कम आएगा, डे 4 को रिवाइज करोगे तो फिर से तुम 100% पे चले जाओगे, फिर कम होगा, फिर 100% में चले जाओगे, फिर तुम्हारी जो रिकवरी बैकअप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो तुम 10 दिन में भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, 10 दिन में भी नहीं भूलोगे। जहाँ तक तुम 2-3 दिन में भूल रहे थे, वहाँ पे तुम्हारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, तुम 10 दिन में भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो वो फॉरगेटिंग कर्व को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन हमें कैसे करना है, उसके लिए भी सबसे पहले जो तुमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स को रिवाइज़ करने हैं हमें, ठीक है। अब नोट्स को कैसे रिवाइज़ करने हैं, तो उसको मैंने एक वीडियो बना के रखी, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, नोट्स रिवाइज़ करने। दूसरी चीज़ हमारी आती है वो है हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट और माइंड मैप, ठीक है। फ्लो चार्ट और माइंड मैप क्या है, मतलब फ्लो चार्ट में देखो तुमको डिफ्रेंशिएशन में अगर कोई भी 2 चीज़ें दी हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो उसमें वो हेल्प करता है तुमको, ठीक है। माइंड मैप जो है वो तुम्हारा चैप्टर का ओवरव्यू दे देता है, ठीक है, उसकी थीम जो है वो दे देता है, ठीक है, उसको तुम कर सकते हो। तीसरी चीज़ हमें जो पढ़नी होती है वो है हमारी क्वेश्चंस, ठीक है, मीन्स हमें क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस आखिरी में हमारे पास बचता है कि प्रैक्टिस करनी है, आखिरी में हमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी होती है, जब हमारा पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है, ठीक है। जब चैप्टर रेडी हो जाएगा तब तुम्हें आखिरी में क्वेश्चन करने होंगे, जो कि तुम्हें करने होंगे NCERT एग्जाम्पलर से और ओसवाल से, क्योंकि तुम्हारा MCQ होने वाला है, ठीक है। MCQ तुम्हारे कहीं नहीं दिए गए, जो कि तुम्हारी ओसवाल की बुक में दिए हैं, NCERT एग्जाम्पलर में दिए हैं, ठीक है। अगर तुम वो नहीं परचेज़ करना चाहते हो, कोई और भी परचेज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो मैंने तुमको बेस्ट बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं रिवीजन के लिए कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने तुमको 3 चीज़ें बताई हैं, देखो पहला तो हो गया आई हैव से आई वांट टू वाला, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी बताई कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, जो कि तुम्हारा 35 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा और सेक्शन C होगा, ठीक है, जिसमें कि A में 24 होंगे, B में 24 होंगे और C में 12 होंगे, जिसमें कि 12 में से 10 करने होंगे, 24 में से 12 करने होंगे और 24 में से 12
24 में से 20 करने होंगे, 24 में से 20 करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें पेपर करना होगा, जो कि तुम्हारे पास हाफ एंड आवर का प्रैक्टिस, हाफ एंड 1.5 आवर का कुछ टाइम होने वाला है। फिर आखिरी में मेन चीज़ आती है जो कि आता है, वो तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस। अब तुम बोलोगे भैया राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से आ गई, अब तो MCQ है, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है। तो समझो राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम सेविंग है। यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर तुम इसको समझ गए, ठीक है, तब तो तुम्हारा पेपर अच्छा होने वाला है। अगर तुम इसको अंडर एस्टिमेट कर दिए तब तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा होगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करनी, देखो तुम्हारा जैसे कि मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैथ्स में तुम्हारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक मार्क्स के होंगे, हमें मिलेगा 1.5 आवर। अब 40 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं हम क्वेश्चन देखेंगे टिक लगा देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना होगा, बिना सॉल्व करे तो कोई आंसर आने वाला नहीं। कैसे करेंगे, देखो मेन होता है टाइम, ठीक है, जैसे कि 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 आवर है। तो तुम घर में प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर जो CBSE ने वो रिलीज़ कर दिए हैं क्लास 10 और 12th के, ठीक है, जो आके तुम देख सकते हो, ठीक है, इसलिए उसको देख के प्रैक्टिस करो और देखो समझो कितने टाइम में तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। कोशिश करो 1 घंटे में तुम्हारा पेपर हो जाए, जैसे कि तुम्हारा 15 मिनट रिवीजन के लिए रहे स्टार्टिंग में और 15 मिनट रिवीजन के लिए रहे एंडिंग में, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा कोई भी पेपर छूटे ना, मीन्स एग्जाम पेपर क्वेश्चन में छूटे ना, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही है तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है। और फिर बात आती है अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, लेकिन उसमें ड्राइंग प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तुम्हारा कोई भी डायग्राम दे सकते हैं, उसमें कौन सा उसका लेबलिंग दे सकते हैं कि ये लेबलिंग का बताओ ये सही है कि गलत है, या इस लेबलिंग में आएगा क्या आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में बात करें, साइंस में सोशल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाला इवेंट कब हुआ था, किसने करवाया था, ठीक है, मेन लीडर कौन था इस चीज़ का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तुमको इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी उस सवाल में, ठीक है, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी आज की वीडियो में, ठीक है। तो अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो अब तुम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, तुम समझते होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जबरदस्त चैनल से बाय।